हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भारत का नक्शा हम आज देखते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं था। इमेजिन करो, अगर कल आपको बताया जाए कि आपका राज्य अब किसी और राज्य में मर्ज हो गया है या उसका नाम ही बदल गया है। शॉकिंग लगेगा, राइट? बट द फैक्ट इज कि ऐसा हो सकता है, और ये सब होता है संविधान के कुछ खास आर्टिकल्स की पावर से। कल्पना कीजिए, एक ऐसी किताब जो भारत के हर नागरिक की तकदीर लिखती है। एक ऐसी किताब जिसके हर शब्द में सदियों की गुलामी का दर्द और एक नए भारत बनाने की उम्मीदें छिपी है। लेकिन क्या आपको पता है, यह किताब सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि उन संघर्षों की विरासत है जो कभी युद्ध के मैदान में, कभी न्यायालयों में, तो कभी क्रांति के रूप में लड़ी गई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के उन पहले भाग की जिसमें निहित है भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी हाउ इंडिया एज अ कंट्री स्ट्रक्चर्ड, हाउ न्यू स्टेट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज कैन बी चेंज्ड। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम संविधान की उन शक्तियों को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो भारत के नक्शे को बदलने की ताकत रखती है। आर्टिकल 1, भारत, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा संविधान दोस्तों इंडिया को राज्यों का संघ कहते हैं। नॉट अ फेडरेशन, नॉट अ कॉन्फेडरेशन, बट अ यूनियन। क्यों? क्योंकि अनलाइक यूएसए, जहां स्टेट्स को अलग होने का ऑप्शन होता है, भारत में कोई भी स्टेट खुद को देश से अलग नहीं कर सकता। भारत 3 तरह के क्षेत्रों से बना है। फर्स्ट, राज्य, स्टेट्स, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। सेकंड, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। थर्ड, अर्जित क्षेत्र, अक्वायर्ड टेरिटरीज, वो हिस्से जो भारत ने संधियों या युद्धों के जरिए जोड़े, जैसे गोवा और सिक्किम। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश, एंट्री ऑफ न्यू स्टेट्स। अब सवाल उठता है, क्या कोई नया राज्य भारत में शामिल हो सकता है? यस, संविधान के आर्टिकल 2 के तहत संसद को पावर है कि वो नए राज्यों को भारत में इंक्लूड कर सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिक्किम 1975 पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, बट बाद में जनमत संग्रह, रेफरेंडम के जरिए इंडिया का हिस्सा बन गया। गोवा, दमान और दीव 1966, ये पहले पोर्चुगल के अंडर थे, लेकिन 1961 में इंडियन आर्मी ने इन्हें मुक्त कराया और बाद में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में बदलाव। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या संसद बिना किसी राज्य की परमिशन लिए उसका नाम बदल सकती है या उसकी सीमाएं बदल सकती है? यस, इट कैन। और यही पावर मिलती है आर्टिकल 3 से। तहत संसद, पहला, नए राज्य बना सकती है, जैसे 2014 में तेलंगाना बना। दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, जैसे 1975 में सिक्किम को जोड़ा गया। तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। चौथा, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती है, जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर की सीमाएं बदल दी गई। 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात अलग किए गए। पांचवा, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, जैसे मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। अब एक माइंड ब्लोइंग बात, जब 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया, तो सरकार ने आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया, न कि आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 4, अनुसूचियों में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ स्केड्यूल्स। अब एक टेक्निकल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी नए राज्य बनते हैं या बाउंड्रीज चेंज होती है, तो फर्स्ट स्केड्यूल और फोर्थ स्केड्यूल में बदलाव करना जरूरी होता है। अब एक सवाल, क्या नए राज्यों को जोड़ना संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा? नो, ये नॉर्मल लॉ के तहत हो सकता है, यानी इसे स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। भारत में राज्यों के पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। आज हमें जो स्टेट्स दिखती है वो पहले ऐसी नहीं थी। पहले स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर बनी थी,
लेकिन 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसने स्टेट्स को भाषाई आधार पर डिवाइड किया। दोस्तों, इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। तमिलनाडु पहले मद्रास कहलाता था, कर्नाटका को पहले मैसूर कहा जाता था, केरल और आंध्र प्रदेश की भी बाउंड्रीज बदली गई। 2000 3 नए राज्यों का गठन, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ। 2014 तेलंगाना बना नया राज्य, तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके हुआ। इसका कारण था क्षेत्रीय असमानता और विकास का असंतुलन। आज भी कई नए राज्यों की मांग चल रही है। पेंडिंग डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। पहला, गोरखालैंड पश्चिम बंगाल से अलग। दूसरा, विदर्भ महाराष्ट्र से अलग। तीसरा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अलग। अब सवाल यह उठता है, क्या इतने सारे राज्यों का बनना अच्छा है? कुछ लोग कहते हैं कि छोटे राज्यों से एडमिनिस्ट्रेशन इजी होता है, तो कुछ कहते हैं कि इससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा संविधान हमें बहुत पावर देता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम इस पावर का सही इस्तेमाल करें। नए राज्यों की मांगे हों या बाउंड्रीज में बदलाव, ये सब सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए होने चाहिए। इंडिया एक डायनेमिक कंट्री है और आने वाले समय में हो सकता है कि हमें और स्टेट्स बनते या बाउंड्रीज बदलते दिखे। बट द की इज कि हम जागरूक रहे, संविधान को समझे और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने। तो दोस्तों, आज हमने संविधान की पाठशाला भाग दूसरा में जाना कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक सोच है, एक क्रांति है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हमने इसे सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया? क्या यह सिर्फ कोर्ट और वकीलों और सरकारों तक सीमित रह गया? नहीं, यह हमारा है, आपका है, हम सबका है। संविधान तभी जिंदा रहेगा जब हम इसके अधिकारों को पहचानेंगे, इसके सिद्धांतों को अपनाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए आवाज भी उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि संविधान की यह क्रांति हर घर तक पहुंचे, हर दिल तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। क्योंकि जब तक हर व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं समझेगा, तब तक संविधान सिर्फ कागज पर रहेगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान जो सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की नींव है। और हां दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से भारत में और कितने राज्यों की जरूरत है? तो जुड़े रहिए सफलता की कुंजी चैनल के साथ और याद रखिए, संविधान जानना, समझना और इसके लिए खड़ा होना ही असली क्रांति है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।